नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत की इस नई क्लास में फिर से स्वागत है आपका। आज हमने आधुनिक भारत को पढ़ना प्रारंभ किया है, उसी की श्रृंखला का अगला वीडियो है, यानी 7वां वीडियो है। जहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ा था, हमने उदारवादी चरण के पश्चात कांग्रेस का जो उग्र राष्ट्रवाद का चरण था उसे भी हमने समझा कि किस प्रकार उसके नेता थे, क्या उसकी विचारधारा थी, और कुछ प्रमुख जो कांग्रेस के सेशंस थे, जैसे 1905 का बनारस सेशन, 1906 का कलकत्ता सेशन और 1907 का सूरत विभाजन। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण। इस दौरान कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं ये क्लास प्रारंभ करूं, मैं हमारी जो रेडी की रणनीति है उसी अनुरूप पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जो हम रिवाइज करेंगे वो है मौर्यकाल। मौर्यकाल में मैं आज आपको 5 प्रश्न पूछूंगा। आपको जिनके आंसर आते हैं वो जरूर से कमेंट लिखिएगा, नहीं आते हैं तो एक बार अपने नोट्स पलटिए, जो मैंने कराए हैं उनको देखिए अच्छे से। उसमें से जो भी दिक्कत होगी आपको यहाँ रिजॉल्व हो जाएगी उन नोट्स से। फिर आप जरूर से कमेंट में उन्हें लिखना। आप लिखते हैं तो वो मुझे भी अच्छा लगता है और लोगों को भी इससे मदद ही मिलती है, क्योंकि वो लोग जो नहीं जानते इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान से सुनिए प्रश्न। पहला प्रश्न मौर्यन एम्पायर में यह है कि मौर्यन एम्पायर में हमें एक हिरण्य नाम का एक कर मिलता है। हिरण्य नाम का एक कर मिलता है, तो ये कैसा कर था आपको यह बताना है। जैसे हमें प्रणय मिलता है ना, उसे हम कहते हैं कि वो आपातकालीन कर था। तो जो हिरण्य है वो कैसा कर है मौर्यन एम्पायर में। अब मैं अशोक के अभिलेख से एक प्रश्न पूछता हूँ आपको। अशोक का वो कौन सा अभिलेख था जिसमें हम लोगों को जो इजिथिका महामात्र लिखाया होगा, मैंने आपको इजिथिका महामात्र यानी स्त्री धर्म, वो स्त्रियां जिन्हें धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था उन्हें इजिथिका महामात्र कहा जाता है। तो वो अशोक के किस अभिलेख में उनका जिक्र है, कौन से शिलालेख में उसका जिक्र है। तो 2 प्रश्न ये हो गए। तीसरा आप मुझे ये बताइए कि जो मौर्यकालीन जो सबसे सर्वोच्च मंत्री होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। मौर्यकाल में जो सर्वोच्च मंत्री होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। और अगला प्रश्न है, जैसे कि हमें पता है अशोक ने आजीवकों को जो बराबर की पहाड़ियां हैं वो दान में दी थी। अब उन बराबर की पहाड़ियां अशोक ने आजीवक जो लोग थे, आजीवक जो संत थे, उन्हें दान में दी थी। अब उन बराबर की पहाड़ियों में 4 पहाड़ियों के नाम आते हैं। अगर मैंने कराया है वो आप देखना, अच्छे से देखना, मैंने उसमें 4 पहाड़ियों के नाम आते हैं। आपको वो चारों के पहाड़ियों के नाम लिखने हैं क्या क्या है। ठीक है, ये बेहद अच्छा क्वेश्चन होगा, आप जरूर से लिखना इसे। और अगला प्रश्न है जो हमने, ठीक है, हमने और भी पढ़े हैं, जैसे जो मौर्यकालीन प्रांत है ना, मौर्यकालीन प्रांत होते हैं। पहले हमने 4 पढ़े, वो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्विका और पश्चिमिका। फिर हमें एक स्वर्णगिरी भी मिलता है, जो हमने कलिंग को विजिट किया था ना, कलिंग को विजिट, तो वो 5वां प्रांत मिलता है। तो मौर्यकाल में जो प्रांत हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मौर्यकालीन प्रांतों को कुछ स्पेसिफिक टर्म आता है उनके लिए, उसे क्या कहते हैं, तो आपको वो भी लिखना है। तो शायद मेरे 5 प्रश्न हो गए हैं आज मेरी तरफ से। आपको जितने आते हैं उतने लिखिए, नहीं आते हैं तो जरूर से नोट्स को देखिएगा, आपका बेहतर रिवीजन होगा। इसके साथ ही आपको पूरा मौर्य भी रिवाइज करना है। जैसे हमने पिछली बार में जैन रिवाइज किया, जैन बौद्ध रिवाइज किया था, आप मौर्यन रिवाइज करिएगा। तो ऐसे ही आगे को हम बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उनका प्रथम चरण क्या था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण को हम 1907 से 1917 के बीच में पढ़ते हैं। कि इस दौरान हम क्रांतिकारी लोग ये सोचते थे कि जो ये उदारवादी हैं या फिर जो ये उग्र राष्ट्रवादी हैं, यानी जो नरम दल गरम दल है, ये लोग तो कुछ भी कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी नीतियों को तो सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह से दमित कर दे रही। तो अब हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, हम कुछ हिंसात्मक कार्यवाही करेंगे, इसके बारे में वो कहते हैं। तो अब आपको अच्छे से ये देखना है, इन्होंने जो क्रांतिकारी लोग थे इन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली। तो इन्होंने 2 जगहों से प्रेरणा ली। एक तो जो रूस के निहिलिस्ट थे, निहिलिज्म पूछा था मुझे जहाँ तक ध्यान है एक एग्जाम में, निहिलिज्म कहाँ से लिया गया है, रूस के थे वो निहिलिस्ट वहाँ से। और एक जो आयरलैंड के राष्ट्रवादी थे, ये भी आतंकवादी भी कहते हैं कभी, मतलब आतंकवादी का तात्पर्य कि जो अपनी नीतियों के लिए हिंसात्मक कार्यवाही करते हैं। तो क्रांतिकारियों की 2 प्रेरणा के स्रोत थे, एक तो रूस के निहिलिस्ट और आयरलैंड के जो राष्ट्रवादी थे। अब हम देखते हैं कि जो ये क्रांतिकारी आंदोलन हुए वो कहाँ हुए, सर्वप्रथम कहाँ हुए और क्या क्या हुए उस क्षेत्र में। हर क्षेत्र को देखेंगे और वहाँ जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो बंगाल में ही उभरा। बंगाल में ही क्यों उभरा, क्योंकि कंपनी का सबसे ज़्यादा शासन, क्योंकि मेन सेंटर तो बंगाल ही था ना, तो यहीं उन्होंने कार्यवाही की। तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को देखें तो यहाँ एक क्रांतिकारी आंदोलन जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ वो था भद्रलोक समाज। मतलब एक भद्रलोक समाज था जो बंगाल में था, जिसने बंगाल में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियां करी। ठीक है, भद्रलोक समाज आपको इतना याद रखना है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा था और बंगाल से जुड़ा था। फिर हम बंगाल में एक अनुशीलन समिति देखते हैं।
अनुशीलन समिति। अब ये जो अनुशीलन समिति है, इसकी दो ब्रांचेस थी। इसका ये कब हुई थी स्थापित? 1902 में स्थापित हुई थी, लेकिन इसकी दो ब्रांचें थी, एक मिदनापुर में और एक कलकत्ता में। जो मिदनापुर में थी उसकी स्थापना तो की थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, और जो कलकत्ता में थी उसकी स्थापना की थी पी मित्रा ने। प्रथम मित्रा कहते हैं हम इसे। तो अनुशीलन समिति बंगाल में बनी थी, क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करती थी बंगाल में, 1902 में बनी थी। इसकी दो ब्रांचेस थी, एक मिदनापुर जो ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने बनाई, और एक कलकत्ता में जो पी मित्रा ने बनाई। इसे प्रथम मित्रा भी कहते हैं, प्रथम एपी का अर्थ है। ठीक है, ठीक हो गया। और क्या हुआ, यही जो अनुशीलन समिति है ना, इसने एक युगांतर पत्रिका भी प्रकाशित की। जो अनुशीलन समिति के दो सदस्य हुए, एक तो बारिंद्र कुमार घोष और एक भूपेंद्र नाथ दत्ता, जो ये दो सदस्य थे, इन्होंने युगांतर नामक एक पत्रिका भी प्रारंभ की, याद रहेगी। और इसी युगांतर पत्रिका में जो विभिन्न लेख छपे होंगे ना, उन लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे नाम से प्रकाशित किया गया। अब जब यह प्रश्न बन गया तो कहेंगे ही ना कठिन तो इसे, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं होगा ऐसा, तो कठिन तो फिर आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप इसे याद करके जाएंगे तो कठिन नहीं बचेगी। उन क्वेश्चंस को टैकल करिए जो आपके नोट्स में नहीं है। ठीक है, तो युगांतर पत्रिका जो बारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्ता ने प्रारंभ की थी, उसके जो लेखों का संग्रह था उसे मुक्ति कौन पाथे कहा गया था। ठीक है, तो देखिए एक बार हम बंगाल को रिवाइज करते हैं। बंगाल में क्या क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन को पहले भद्रलोक समाज ने प्रारंभ किया, फिर अनुशीलन समिति ने जो 1902 में बनी, मिदनापुर में थी जो ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने बनाई, कलकत्ता में थी जो वो पी मित्रा ने बनाई। इसने एक युगांतर पत्रिका भी जारी की जो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। युगांतर के जो लेख थे उनका संग्रह मुक्ति कौन पाथे नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे जो हुआ, आगे हम देखते हैं 1908 में एक मुजफ्फरपुर कांड हुआ। मुजफ्फरपुर कांड, ये भी बंगाल में ही यहाँ। इसमें क्या किया गया, जो किंग्सफोर्ड है, न्यायाधीश थे ना जो किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 1908 में जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इसमें दो प्रमुख नेता देखते हैं हम, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को हम पढ़ते भी यकीन है सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान। तो ठीक है, ये बंगाल में मुजफ्फरपुर कांड भी हमने देखा। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में क्या क्या गतिविधियां हुई। महाराष्ट्र में क्या क्या गतिविधियां हुई थी, तो महाराष्ट्र की गतिविधियों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसमें सबसे पहले योगदान रहा रामोशीष कृषक दल का, जो वासुदेव बलवंत फड़के जी ने स्थापित किया था 1879 में। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया रामोशीष कृषक दल ने, जो 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के जी ने प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में जो आगे की गतिविधियां की वो की बाल गंगाधर तिलक जी ने। इनका नाम तो हम पढ़ भी चुके हैं पहले गरम दल में ना अच्छे से। तो ठीक है, महाराष्ट्र में फिर पहले रामोशी कृषक दल ने 1879 में, वासुदेव बलवंत फड़के जी हो गए। फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिन्होंने दो उत्सव प्रारंभ किए, एक शिवाजी उत्सव और एक गणपति उत्सव, ये पढ़ते ही हैं हम। और दो पत्रिकाएं भी हैं इनकी, एक मराठा और एक केसरी। ध्यान रखना है, दो उत्सव शिवाजी व गणपति और दो पत्रिकाएं मराठा व केसरी पत्रिकाएं। अब ध्यान रहे कि इनकी भाषा भी याद रखनी। जो मराठा पत्रिका थी उसकी भाषा अंग्रेजी थी। अब मराठा पत्रिका को आप मराठी भाषा में मत करना, हाँ, मराठा पत्रिका की भाषा अंग्रेजी थी और केसरी पत्रिका की भाषा मराठी थी। अब कैसे आप इसे कनेक्ट कर पाते हैं अपने स्तर पर कीजिएगा। मराठा की भाषा अंग्रेजी, केसरी पत्रिका की भाषा मराठी। तो ठीक है, महाराष्ट्र को रिवाइज करें तो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसमें रामोशीष कृषक दल जो 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के जी ने स्थापित किया था। फिर उसका नेतृत्व किया बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो शिवाजी और गणपति उत्सव भी इन्होंने प्रारंभ किया। और उन्होंने दो पत्रिकाएं जारी की, मराठा जो अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो मराठी भाषा में थी। ठीक है, फिर क्या हुआ महाराष्ट्र में हमें एक और संस्था मिलती है मित्र मेला नाम से। मित्र मेला, इसकी स्थापना 1899 में की थी वी.डी. सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं इनके भाई भी थे गणेश दामोदर सावरकर, उनका नाम भी यहाँ पर आता है, लेकिन मैंने कन्फ्यूज हो जाओगे करके वो नहीं लिखा है यहाँ पर। तो मित्र मेला जो 1899 में स्थापित हुई वो वी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर जो इन्हीं के भाई थे उन्होंने की थी, लेकिन ऑप्शन में वो देता नहीं है कभी, तो ये देता है, तो आपको यही याद रख लेना। और इन्होंने ही 1904 में अभिनव भारत नामक एक संगठन भी स्थापित किया था। तो ठीक है, दो नाम याद रखने हमें, वी.डी. सावरकर जी से 1899 में मित्र मेला नामक संगठन बनाया और 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन इन्होंने बनाया था। तो महाराष्ट्र में हमने सभी देखा, महाराष्ट्र में मुख्यतः रामोशीष कृषक दल देखा, बाल गंगाधर तिलक जी को देखा और मित्र मेला और अभिनव भारत नामक संगठन देखे। ठीक है, अब हम देखते हैं पंजाब में क्या घटनाएं हो रही थी उस दौरान। तो पंजाब की घटनाओं की बात की जाए तो यहाँ जो नेतृत्व किया क्रांतिकारी गतिविधियों का उसमें लाला लाजपत राय जी थे और अजीत सिंह जी थे।
हमने स्वदेशी आंदोलन में भी पढ़ा था कि लाला लाजपत राय जी पंजाब में सक्रिय थे। तो पंजाब में दो लोग हो गए, लाला लाजपत राय जी और अजीत सिंह जी। पंजाब, पहले जो लाहौर था वो पाकिस्तान वाला इलाका, वो भी पंजाब ही कहलाता था, तो इसलिए यहीं लाहौर है, जो लाहौर में, वहाँ एक संगठन बना, अंजुमन ए मुहिस्बान ए वतन। किसने बनाया था? अजीत सिंह जी ने बनाया था। और इन्होंने एक पत्रिका भी जारी की, भारत माता नामक। तो आपको दो तथ्य याद रखने हैं। लाहौर में अंजुमन ए मुहिस्बान ए वतन नामक संस्था बनाई अजीत सिंह जी ने, और एक पत्रिका भी जारी की, भारत माता नामक पत्रिका। तो पंजाब में क्या पढ़ा हमने? जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनका नेतृत्व किया लाला लाजपत राय जी ने और अजीत सिंह जी ने। लाहौर में उन्होंने एक संस्था बनाई, अंजुमन ए मुहिस्बान ए वतन, अजीत सिंह जी ने बनाई, और भारत माता नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी उन्होंने वहाँ से। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं दिल्ली में जो भी घटना हुई। दिल्ली में मुख्यतः हम एक ही पढ़ते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस करके 1912 में। जो लॉर्ड हार्डिंग थे, उनके जो कहीं जा रहे थे शायद सफ़र में, फिर वहाँ जिसमें उनकी वाइफ की और एक बच्ची की मौत हो गई थी, हम पढ़ते हैं। तो वही दिल्ली षड्यंत्र केस है जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था ना। वो मैंने लिखा नहीं है, आपको अगर लिखना है तो लिख लेना साइड में। इसमें जो दो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो थे रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जी। तो दिल्ली में जो दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था 1912 में, उसके दो नेतृत्वकर्ता थे, एक तो रास बिहारी बोस और एक सचिन सान्याल जी। आपको केवल क्रोनोलॉजी में याद रखना है कि अच्छा, जो हमने देखा खुदीराम बोस वाला देखा ना, मुजफ्फरपुर कांड 1908 में हुआ था, फिर दिल्ली में षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था। कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करवा गया तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो हमने दिल्ली की गतिविधियां भी देखी। अब हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां जो विदेशों में हुई, जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो विदेशों में हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लैंड में क्या क्या गतिविधियां हुई थी। इंग्लैंड में जो जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी हैं ना, जो उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। तो इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा, अब लंदन में की पूछेंगे तो वो भी इंग्लैंड में ही है, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में, और इन्होंने ही एक सोशियोलॉजिकल नामक पत्रिका भी प्रारंभ की थी। याद रहेगा। तो इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की 1905 में, और एक सोशियोलॉजिकल नामक पत्रिका भी प्रारंभ की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रांस में। फ्रांस में वैसे तो जो फ्रांस है वहाँ मैडम भीकाजी रुस्तम कामा मतलब एक्टिव थी। मैडम भीकाजी लिख लेना साइड में, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, वैसे तो ये सक्रिय थी फ्रांस में। ठीक है, आपको लिखना है, कभी मैच में आके तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को ही लगाना फ्रांस में। लेकिन फिर जो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा है ना, ये फ्रांस से चले गए और इन्होंने फ्रांस में भी एक पत्रिका प्रारंभ कर दी। उस पत्रिका का नाम था वंदे मातरम। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही प्रारंभ की फ्रांस में। तो फ्रांस में आपको क्या याद रखना है, यहाँ जो एक्टिव थी वो थी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। लेकिन फिर जब श्यामजी कृष्ण वर्मा फ्रांस गए तो यहाँ उन्होंने एक वंदे मातरम नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। तो फ्रांस की गतिविधियां भी हमने देखी। अब हम देखते हैं अमेरिका तथा कनाडा में क्या क्या हुआ था। अमेरिका तथा कनाडा में, अमेरिका तथा कनाडा, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ हमें पता है फेमस गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब हुई? 1 नवंबर 1913 को हुई। किसने की? लाला हरदयाल ने की। बशर्ते अन्य भी कई नाम आते हैं, रामचंद्र हो गया, बरकतुल्लाह, ये नाम भी इसी से संबंधित हैं, लेकिन मुख्यतः लाला हरदयाल थे इनके स्थापना जिन्होंने की। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है जो सैन फ्रांसिस्को, वहाँ इसका मुख्यालय था। और इसने एक पत्रिका प्रारंभ की, गदर नाम की पत्रिका। अब ये 2 भाषाओं में था, हाँ, एक गुरुमुखी में और एक उर्दू में, तो ये भी लिख लेना। गदर 2 भाषाओं में था, उर्दू और गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, तो अमेरिका और कनाडा में हमने क्या देखा? इस एरिया में गदर पार्टी स्थापित हुई थी। कब हुई? 1 नवंबर 1913 को हुई। लाला हरदयाल ने स्थापना की थी। इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, और यहाँ इन्होंने एक गदर नामक पत्रिका प्रकाशित की जिसकी 2 भाषाएं थी, उर्दू और गुरुमुखी। ठीक है, ठीक हो गया। फिर जर्मनी में क्या? जर्मनी की बात की जाए, आपको ये क्या क्या याद रखना पता है, कभी मैचिंग में आए कि इंग्लैंड में कौन सक्रिय था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। फ्रांस में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, गदर पार्टी। अमेरिका एरिया में लाला हरदयाल, जर्मनी में वीरेंद्र नाथ टैगोर जी। ऐसे याद रखने से, पत्रिकाएं तो याद रखनी है फिर भी। तो वीरेंद्र नाथ टैगोर जी थे, उन्होंने तलवार नामक पत्रिका प्रकाशित की थी जर्मनी से। तो जर्मनी में हमने वीरेंद्र नाथ टैगोर जी को याद रखना है, और उनकी जो पत्रिका है तलवार, उसको याद रखना है।
तो ये विदेशों में भी जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं अपनी आज की संपूर्ण क्लास का, इससे आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आज का हमारा मुद्दा था जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसके प्रथम चरण को हमने पढ़ने की कोशिश की। ये 1907 से 1917 के बीच हुआ था। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली? रूसी निहिलिस्टों से और आयरलैंड के जो राष्ट्रवादी थे वहाँ से। बंगाल में सर्वप्रथम हुआ यह क्रांतिकारी आंदोलन, वहाँ भद्रलोक समाज था जिसने प्रारंभ किया इसे। फिर अनुशीलन समिति बनी 1902 में बनी बंगाल में। अब इसकी दो ब्रांचेस थी, एक तो मिदनापुर में, एक कलकत्ता में। मिदनापुर में इसे स्थापित किया ज्ञानेंद्रनाथ बसु ने और कोलकाता में पी मित्रा ने। इसी अनुशीलन समिति ने एक युगांतर पत्रिका भी जारी की जो दो लोगों ने मिलकर जारी की थी, एक तो पारीन्द्र कुमार घोष और एक भूपेंद्र नाथ दत्ता ने। युगांतर पत्रिका के ही जो लेख थे उनका संग्रह करके मुक्ति कौन पाथे नाम से एक किताब प्रकाशित हुई बाद में। फिर हमने देखा 1908 में मुजफ्फरपुर कांड हुआ जहां किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इसमें दो प्रमुख क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। फिर हमने महाराष्ट्र में देखा जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए। एक देखा रामोशी कृषक दल जो 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने प्रारंभ किया था। फिर हमने देखा महाराष्ट्र में इस क्रांतिकारी आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक जी ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने शिवाजी व गणपति उत्सव प्रारंभ किया। उन्होंने दो पत्रिकाएं भी, एक मराठा और केसरी पत्रिका भी प्रारंभ की। मराठा पत्रिका की भाषा अंग्रेजी थी और केसरी पत्रिका की भाषा मराठी थी। फिर हमने मित्र मेला नामक संगठन देखा जो 1899 में वी.डी. सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने प्रारंभ की थी। फिर हमने देखा यही विनायक दामोदर सावरकर थे यानी वी.डी. सावरकर थे जिन्होंने 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की भी स्थापना की। फिर हमने पंजाब में देखा कि यहाँ लाला लाजपत राय जी और अजीत सिंह जी एक्टिव थे। जो अजीत सिंह जी हैं उन्होंने ही लाहौर में अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन नामक संगठन बनाया और उन्होंने एक भारत माता नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। फिर हमने दिल्ली में देखा कि यहाँ दिल्ली षड्यंत्र केस हुए जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला किया गया था। 1912 में यह हुआ था। इसमें दो क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस तथा सचिन सान्याल। फिर हमने विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ देखी। फिर हमने इंग्लैंड में देखा कि वहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा एक्टिव थे जिन्होंने 1905 में वहाँ इंडिया हाउस बनाया और एक सोशियोलॉजिकल नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। फिर हमने फ्रांस में देखा, वहाँ मैडम भीखाजी रुस्तम कामा एक्टिव थी। फिर जब श्यामजी कृष्ण वर्मा वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। फिर हमने अमेरिका तथा कनाडा में देखा जहाँ गदर पार्टी स्थापित हुई थी, 1 नवंबर 1913 को हुई थी। लाला हरदयाल जी ने की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इसने एक गदर नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी जिसकी भाषा क्या थी? दो भाषाएं थी, एक उर्दू और एक गुरुमुखी। ठीक हो गया। फिर हमने जर्मनी में देखा कि यहाँ जो वीरेंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उन्होंने वहाँ तलवार नामक एक पत्रिका प्रकाशित की थी। तो ये सभी हमने पढ़ा। अब आगे जो भी कांग्रेस के अन्य प्रक्रम होंगे उसको हम लेते चलेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करें और आपसे अनुरोध भी है कि आप जरूर से हमारे चैनल को शेयर करें क्योंकि शेयर करेंगे तभी अन्य लोग हमसे जुड़ पाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर जेन्युइन क्वेरी होगी तो मैं आप तक जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा और जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं आपको वो भी जरूर से लिखें। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो मेरा मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास करें। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप कुछ अच्छा लिखते हैं तो जरूर वो मुझे भी मनोबलित करता है। उसी से मैं रोज़ क्लास लेने के लिए तैयार भी हो पाता हूँ इतने बिजी शेड्यूल में। ठीक है, तो आप इतना भी समझें और ठीक है, आगे जो भी क्लासेज होंगी हम जुड़ते रहेंगे जब जब समय होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।